अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज की कॉल थी वो काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्कस होती नज़र आई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज लियाकत बाग पर एक मुजाहरा रखा था और कहा गया था कि एहतजाज करेंगे, और उसके लिए दिन भर उनकी तरफ से मुख्तलिफ शहरों से भी, शहर के अंदर से भी और KP से भी मुख्तलिफ काफ़िले रवाना हुए और उन्होंने ये आज एहतजाज करना था। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इस एहतजाज को रोकने के लिए खातिर खा इक़दामात भी नज़र आए। उन्होंने काफ़ी जगहों पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए, मेट्रो सर्विस भी बंद थी और काफ़ी ज़्यादा रावलपिंडी को आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कंटेनर्स के हिसार में महसूर कर दिया था। इसके बावजूद भी बहरहाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के काफ़ी कारकुनान बाहर निकले, उन्होंने मज़ामत भी दिखाई। कई जगहों पर पुलिस के साथ उनकी आंख मचोली जारी रही, शेलिंग वगैरह भी हुई और किसी जगह पर गिरफ्तारियों की भी इत्तलात आती रहीं। कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया गया, कुछ लोग अभी तक भी गिरफ्तार हैं। तो ये सिलसिला सारा दिन चलता रहा। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला आज भी मुकर्ररा मकाम तक नहीं पहुँच सका और रास्ते से वो पलट गए। बुरहान इंटरचेंज पर उन्होंने एक मुख्तसर सा खिताब किया और फिर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। इसकी आखिर क्या वजह है कि मुकर्ररा मकाम पर अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर में भी नहीं पहुँच पाए, यहाँ पे भी नहीं पहुँच पाए? बहुत से लोग इसको किसी अंडरस्टैंडिंग का नाम देते हैं और पंजाब हुकूमत इसको अपनी कामयाबी करार देती है, लेकिन क्या ये कामयाबी है कि जबकि आपने पूरा शहर खुद ही बंद कर दिया हो? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और साथ में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर भी क्या सब अच्छा चल रहा है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आगे चलकर जो ख़ास तौर पर हम आज की डेवलपमेंट है, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद हो गए, इससे मुतालिक भी आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और इमरान साहब को भी खुशामदीद, ख़ास तौर पर खुशामदीद कहेंगे जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ आज ख़ास तौर पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार वली खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान साहब, आज इख्तियार वली खान साहब से स्टार्ट करते हैं और फिर आपसे भी मैं रास्ते में लेती रहूँगी चीज़ें कि आप किस तरह देखते रहे सारा दिन। लेकिन इख्तियार वली साहब, एहतजाज था, करने देते, पहले भी 2 जलसे करके तकरीरें करते हैं, घर चले जाते हैं। आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है कि रास्ते बंद कर दिए जाएं, कंटेनर्स लगा दिए जाएं? क्योंकि इससे ज़्यादा ख्वारी तो आवाम को, आम लोगों को, अवामुन्नास को बर्दाश्त करना पड़ती है। थैंक यू वेरी मच समीना पाशा। देखिए, हम हुकूमत में है और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम की जान और माल को महफूज बनाए। नंबर 2, इससे ज़्यादा जो हमारी वो है जिम्मेदारी है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में आज जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा था और ये लोगों ने जानबूझकर इन्होंने ऐसा वक्त और ऐसा टाइम रखा, इन्होंने पहले जलसे का कहा, फिर एहतजाज का कहा। अगर आपको याद हो तो 2013 में भी जब चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो आपके साथ CPEC साइन करने आ रहे थे और उस वक्त ऐन 126 दिन का धरना दिया गया। अच्छा, जलसों की भी, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी माशरा है, यहाँ जलसों पे पाबंदी नहीं है। मेरे ख्याल में एक महीने से कम वक्त में इन्होंने कोई 3 जलसे तो कर लिए या तीसरा इनका होने जा रहा है, व्हाटएवर। लेकिन ये रैपिड जलसों की जो टाइमिंग है और फिर इनका जो टारगेट है, ये बोलते नहीं है। इनका मकसद ये है कि ये जलसे और जुलूस, एहतजाज और रैलियों के जरिए गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालेंगे और शायद उस प्रेशर से ये कामयाब हो जाएं कि इनके लीडर को हम वैसे ही कह दें कि चलो जी तुसी ले जाओ, नाल ही ले जाओ। इस तरह नहीं होता। लेकिन इख्तियार वली साहब, आपकी बात तो मैं मान लेती हूं। बार हम हुकूमत में आए हैं, ठीक, अच्छा चलिए, मैंने मान लिया कि उनका ये प्रोग्राम होगा, लेकिन अव्वल तो वैसे आज तो इजलास नहीं था शंघाई ताउन का। दूसरी बात ये कि आप लोग खुद ही इतना सब कुछ जब लगा के कंटेनर्स बंद करके ये वो तो उससे ज्यादा हाइप मिल जाती है। अदरवाइज तो एक जगह पे वो आएंगे, चुप करके पहुंचेंगे, तकरीरें करेंगे, चले जाएंगे जितने भी लोग होंगे। लेकिन इस तरह पूरे शहर को बंद करने से तो वो ओवरऑल आपने माहौल खुद ही ऐसा बना दिया, उनका काम आसान कर दिया। इट हैज बीन रिपोर्टेड, ये तलात आई है कि अब नॉर्मल जलसे, नॉर्मल जुलूसों से PTI के जलसों में या इनके रिदम में या इनके प्रोग्राम में अब तेजी या तुंदी नहीं आएगी। इन्होंने रिपीट करना है कुछ वाकया या वजीराबाद जैसा या मॉडल टाउन सानिया, मॉडल टाउन लाहौर जैसा,
और उसके लिए कोई भी ड्रामा ये प्लान कर सकते हैं। और इनको अभी जब तक इनकी मूवमेंट जो है वो खून आलूद नहीं होगी, उसको दबाव नहीं मिलेगा, उसको जो है वो प्रेशर नहीं मिलेगा या उसको उठान नहीं मिलेगी, तो वो डालने के लिए दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। आई एम टेलिंग यू कि वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड एंड इट हैज बीन रिपोर्टेड कि इनका अगला जो टारगेट है वो ऐसा ही है। तो हुकूमत को मैंने सबसे पहले आपको कहा कि हमने अब पहले लोगों की जान और माल को महफूज बनाना है। दूसरा, जो पाकिस्तान की मईशत इस वक्त उठ रही है, अब आप अगर मैं देखूं तो इसकी टाइमिंग क्या है। कल नेतन्याहू जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से खिताब करने आया था और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा उसकी किसी ने मुंह पर इतना जोरदार तमाचा शायद ही किसी ने ना मारा हो कि आपके वजीर आजम और आपकी टीम, आपका पूरा वफद और उनके साथ कई मुल्क वहां से उठकर चले गए। तो ऐसा लगता है, महसूस होता है कि नेतन्याहू से ज्यादा तकलीफ इमरान खान की पार्टी के लोगों को हुई है, इमरान खान को हुई है। वहां से वो इनको नहीं, इनका तो खैर मिजाज पहले से ही चल रहा है, किधर से किधर जोड़ते रहते हैं। अच्छा हाँ साहब, गुजारिश ये है कि ये ज़रा बताइएगा कि ये तो आपकी बात ठीक है, आपकी खबरें होंगी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, लेकिन आपके ख्याल में क्या इन तमाम मसाइल का हल दफ़ा 144 में ही है? क्या पीटीआई खुद अगर 9 मई जैसा वाक़या दोबारा दोहराती है तो आप नहीं समझते कि जो उनकी हैसियत है वो इतनी भी नहीं रहेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 9 मई जैसे वाकयात या सानेहा मॉडल टाउन जैसे वाकयात या वजीराबाद जैसे वाकयात हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई चीजें रिपीट हो, या जिस तरह 126 दिन के धरने में जिस तरह कुछ हुआ था, जो कुछ हुआ था, फिर उसके बाद 2021 में जब हुआ था मई में, जब ये लोग आए थे और पूरे वो ब्लू बेल्ट को, उसको ब्लू एरिया के ग्रीन बेल्ट को जला दिया था। तो इस तरह की चीजें हम अवॉइड करते हैं कि ये चीजें ना हो। लेकिन अब आप ही फैसला करें। समीना पाशा भी बैठी हुई है, आप भी बैठे हैं, इमरान साहब आप सीनियर सहाफी हैं, पाकिस्तानी कौम हमें सुन रही है। पे दर पे जलसों का मकसद और क्या है? दे वांट टू ब्लैकमेल अस। क्या हम इनको बच्चे नजर आते हैं? हम कोई किड्स हैं? कोई गली में वो जो टीलो एक्सप्रेस खेलते हैं वो वाले बच्चे इनको लगते हैं? हम क्या हम इससे मरूब होंगे या दब जाएंगे? नो, इनको डील करने का जो तरीका है वो मेरे ख्याल में जैसे भी मुनासिब है उस तरह हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियर अपनाया तो इससे अच्छा बर्ताव भी हो सकता है। और इनको हम फिर भी खुले दिल से रास्ते इनको देते हैं कि आए, करें, खेलें। गंडापुर साहब, ये कौन से खुले दिल से रास्ते थे इख्तियार वली खान साहब? वैसे कमाल ही हो गया। यानी कि हम ये देख रहे हैं सारा दिन सारे लोग आज रोते रहे। 2-3 एम्बुलेंसेस में मुझे पता चला लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था, इतनी मुश्किल हुई लोगों को। और आप जरा जाके देखिए तो सही, रावलपिंडी में आज लोग कितने प्यार से आप लोगों को पुकार रहे थे। तो आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि आप कह रहे हैं कि रास्ते खुले हुए थे, सारे रास्ते बंद थे और शेलिंग हुई है लोगों के ऊपर। आप देखिए तो आप कह रहे हैं कि जी हमने रास्ते खुले छोड़े हुए थे। नहीं, देखिए अब यहाँ पे आप 2-3 चीजों को मिक्स कर रही हैं। मैं पिंडी के अगर रास्ते खुले की बात कर रहा हूँ तो आपने पता नहीं शायद पीटीआई वाले लोगों के आगे माइक पकड़ा हो, वो आपको यही कहेंगे कि बंद है। अब मुझसे पूछे, मेरी अभी इससे पहले बैरिस्टर तैमूर के साथ मेरा टीवी पे प्रोग्राम हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी लोकेशन बताएं। मैं पिज्जा हट वालों को कहता हूँ, वो अभी आपको पिज्जा डिलीवर करते हैं जहाँ पे आप खड़े हैं। उन्होंने अपना एड्रेस नहीं दिया, जबकि मैंने पिज्जा हट वालों को कॉल भी कर दी। उनका नंबर भी मैंने दे दिया कि बैरिस्टर तैमूर साहब को पिज्जा मेरी तरफ से डिलीवर कर दी। तो रास्ते तो खुले हैं, जब पिज्जा डिलीवर हो रहा है तो और क्या चाहिए पिंडी के अंदर। हाँ, दूसरी बात जो आपने अटक ब्रिज की है, तो ये बात याद रखें समीना पाशा एंड इमरान भाई, ये दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। आई एम टेलिंग यू कि अली अमीन गंडापुर के पास एक तो 1122 के सैकड़ों लोग होते हैं। नंबर 2, उनके पास पुलिस की आज मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1000 से ज्यादा पुलिस वाला था, और जो उनके प्राइवेट गार्ड्स और मलेशिया थे वो भी साथ में शामिल थे। जो 2 बड़ी फिक्रमंदी वाली चीजें हैं, बातें हैं, वो ये है कि एक मेरे अपने जिले में, मैं बिल्कुल अटक ब्रिज के साथ, मेरा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, जब आप
पंजाब से केपी में शामिल होते हैं, एंटर होते हैं। नौशहरा उसको कहते हैं। नौशहरा में एक जलोज़ई कैंप है जो अफगान महाजिर कैंप है। वहां पे आज एक महाजिर नहीं था, सारे महाजिरों को उठाकर ये अपने रैली में लेकर गए हैं। पेशावर में एक मशहूर जमाना अफगान महाजिर कैंप है जिसको शमशतू कैंप कहते हैं, उसमें भी एक महाजिर नहीं था। मैंने अपने कारकुनों को भेजा है और चेक करवाया, सब के सब वहां पर पीटीआई की गाड़ी आई थी, उनमें बैठे हैं और उनको वहां पे लेके गए। अब अफगान महाजिरीन को लेकर, सरकारी मुलाजिमीन को लेकर, व्हाट डू यू थिंक? मुझे बताइए, क्या ये पॉलिटिक्स है? क्या ये सियासत है? चलिए जिसको भी लेके आए हो, आप जाहिर है वो इस वक्त है नहीं। एक मिनट, इख्तियार वली साहब, आपकी सब बातें सच मान ली, वो सरकारी मुलाजिमों को भी ले आए, सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल कर लिए, अफगान महाजरीन भी ले आए, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि वो जो असल मुकाम है वहां तक तो आते नहीं? अगर इतना ही उनका कोई इंतशार का प्लान था तो वो आज आते, वो वापस क्यों मुड़ गए? रुक गए उस दिन भी, लाहौर में भी, आज भी। देखिए, वो तो लाहौर वाला तो ड्रामा बिल्कुल आपके सामने है, वो बड़ा साफ सुथरा, उसमें तो कोई इबहम है ही नहीं। 1:15 बजे के करीब ये क्रॉस हुए थे इस्लामाबाद टोल प्लाजा से, और ये वहां पे पहुंचते हैं 7:45 बजे। तो अब आप मुझे बताइए, इतने में तो मेरे ख्याल में पुरानी कठारा जो 73 मॉडल की करोला हो तो वो भी पहुंच जाती है। तो इसके पास तो एस्कॉर्ट है, वो क्यों नहीं पहुंचे? ये खुद नहीं पहुंचना चाहते। आपने देखा होगा कि लाहौर में मवेशी मंडी में काना में स्टेज पर इनके कारकुनान अपने लीडरों को बुलाते रहे। उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर समेत सब के सब नीचे खड़े होते, स्टेज पे कोई नहीं जा रहा था कि इतने तो बुज़दिलों की ये फौज है। आज इनकी हालत आप देख लें कि ये आज यहाँ से वली साहब, अगर वो कानून का एहतराम करते हुए आपकी बात मान लेते हैं तो आप कहते हैं ये बुज़दिल हैं, ये निकलते नहीं। अगर जलसा इजाजत ना दें, आप कहते हैं कि जी ये देखें इन्होंने खुद ही नहीं करना था। जब वो इसको कहते हैं कि नहीं हमने नहीं अब इजाजत मांगनी, हम बाहर निकलेंगे, तो फिर आप कहते हैं ये दहशतगर्द। अब किसी एक तरफ टिक जाए ना आप लोग भी, कि या तो ये कह लें कि भाई कानून की पासदारी करो, फिर आप बुज़दिल ना बोले उन्हें। जी नहीं, आप जिस तरफ मुझे टिकाना चाह रही है मैं उस तरफ भी नहीं क्यों, कभी भी नहीं। मैं एक पोजीशन जो मुझे लगता है मैं बताता हूँ आपको। बुज़दिल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अटक ब्रिज पर जब ये वाकया हो रहा था तो वहां पर उमर अयूब साहब एक वीडियो बनाए जा रहे हैं और आपने देखी होगी। मुझे पता है कि आप ट्विटर पर बड़ी एक्टिव रहती हैं, बड़ी दूर से फिल्म बना रहे हैं। जी, मैंने शर्म का मकाम नहीं है? अगर ये आपके कारकुन है पीटीआई के और उन पे आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, उन पे लाठी चार्ज होता है, और आप बड़े आराम से सुकून से जी आई एम इन सेफ हेवन, मरने दो इनको, ये लीडर होता है? नहीं, उस वक्त तो शेलिंग नहीं हो रही थी, वो तो लोग होते हैं ना, काफला आ रहा था तो वो उसकी वीडियो बना रहे थे, उस वक्त शेलिंग तो नहीं थी। आपने नहीं, मैं आपको वो धुएं वाली मैं भेज देता हूँ। अच्छा, वो फिर जो इनकलाब लाने वाले लोग होते हैं ना, वो सीने पे गोली खाने वाले लोग होते हैं। वो ऐसे बुज़दिल नहीं होते कि खुद पहाड़ी पे जाके खड़ा हो जाए, बैठ जाए और नीचे सड़क पे अपने कारकुनों को लड़ने मरने के लिए छोड़ दे। ऐसे वो फिर फ्रंट से लीड करते हैं। अली अमीन गंडापुर कभी भी किसी जलसे में मेरा नहीं यकीन कि वो पहुंच जाएगा। वो नहीं जाएगा। वो जो रास्ते में जितनी रंगबाजी वो कर सकता है, जितनी वो सर्कस लगा सकता है वो करेगा। लेकिन इसकी वजह क्या है ना, ये समझना चाह रही हूँ मैं इख्तियार वली साहब, इसकी क्या वजह है? वो पहुंचे, आके अपनी कोई जो तकलीफ करनी है उन्होंने कर लें और चले जाएं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो कौन सा कोई अडियाला जेल की चाबी रख के जेब में आ रहे हैं कि कोई आके उन्होंने खुलवानी है जो वो ना पहुंचे? उन्हें भी पता है तकरीर करके आएंगे चले जाएंगे, तो पहुंचने में ना पहुंचने में क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने तकरीर करनी नहीं है। दूसरा, इस बात को सारा पाकिस्तान समझता है और आपको मैं नहीं समझाऊंगा, आप ना ही समझे तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि मैं क्यों नहीं जा रहे। समझूं, मुझे समझा दे। जाने न जाने समीना पाशा ही न जाने, बात तो सारा जाने। अच्छा इख्तियार, पूरी दुनिया को पता है कि अली अमीन क्यों नहीं जा रहा। अच्छा इख्तियार वली साहब, ये फरमाइएगा कि पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है और जो गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के, वो फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूला जो है उसको ख़त्म करने पर आमादा है। क्या वज़ीर आला गवर्नर की क्यों नहीं बन रही? क्यों पीपल्स पार्टी वाले भी आपसे नाला हैं? सर, ये जो होता है ना, ये
कोलिशन गवर्नमेंट होती है, ये हल्की फुल्की मौसीकी ये होती रहेगी, ये चलती रहेगी। 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी, तो अगर आपको याद हो तो परवेज मुशर्रफ से जब ओथ लेने की बात आई थी तो हम इनके साथ थे। हम पहले ओथ नहीं लेना चाह रहे थे कि हम ऐसी कैबिनेट में नहीं बैठेंगे जिसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी परवेज मुशर्रफ उसकी ओथ लेगा। फिर फैसला हुआ कि नहीं ओथ लेते हैं, लेकिन काली पट्टियां जो है वो हाथों पे बांध के फिर हमारे सारे वजीर वहां पे गए। उसके बाद फिर वो हुकूमत चली भी, फिर वो इत्तेहाद टूटा भी। ये हल्की फुल्की मौसीकी ये हर वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में चलती रहती है। इसमें सलीम हैदर साहब जो है मेरे भाई, यानी कि एल्फी पक्की लगी हुई है। बेशक मौसीकी चल रही है लेकिन पीछे सुरताल पूरे हैं, यानी इसका मतलब तो यही हुआ। आप जिसको एल्फी कहती हो मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, लेकिन हम इसको एल्फी कहते हैं कि हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान की जमानत की कसम खाई है। हमने मीसाकी जमहूरियत की छतरी तले खड़े होकर हमने इस मुल्क को बचाने की उठाई हुई है कसम, और अल्लाह हमें इसमें कामयाब करे। हमारे कोई बैड इंटेंशंस नहीं है। वी डोंट हैव एनी बैड इंटेंशन फॉर एनीवन, इवन फॉर इमरान खान, फॉर पीटीआई। हम तो चाहते हैं कि दे शुड बिहेव लाइक पॉलिटिकल पीपल, इमरान शुड बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। तो हमें कोई सियासत में इंतकाम नहीं होता है। बेनजीर मोहतरमा का वो जो कोट है वो बड़ा बेहतरीन है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। वो चीजें नहीं है, लेकिन ये अभी तक बालिग नहीं हुए, ये अभी तक इन्होंने सीखा नहीं है। और तो थोड़ा सा ऐसा जरा आप भी जरा थोड़ा सा इसको टॉलरेट करें और थोड़ी सी चीजों को चलने दें। इंशाल्लाह इनको हम सियासत भी सिखाएंगे, बर्दाश्त भी सिखाएंगे और इनको बर्ताव भी सिखाएंगे। अच्छा इख्तियार वली साहब ये फरमाइएगा कि इख्तियार वली साहब आज लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जी IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उसमें आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है, और उसके बाद आर्मी चीफ ने कराची में जो बिजनेसमैन है उनके साथ भी 4 साढ़े 4 घंटे की बड़ी तवील एक नशिस्त की। तो आप क्या समझते हैं कि और उनको ये दावत भी दी कि आप SIFC के साथ आके ताउन करें, और आप क्या समझते हैं कि फौज और हुकूमत मिल के इस मुआशी जो है बहरान उससे निकल पाएंगे? बल्कि इसको मेरा थोड़ा सा इसमें कमेंट ऐड कर लें, क्या आप लोगों की हुकूमत इतनी नाअहल है कि हुकूमत कि काबू नहीं आ रही मईशत, तो फिर फौज को अपना काम भी साथ देखकर साथ आप लोगों की हेल्प भी करनी पड़ती है? ना ये तो इमरान खान के दौर में हर दौर में होता है, हर हुकूमत ही नाकाम होती है। बाजवा साहब जो हैं वो तो मैं तो कह रही हूँ वो भी नाकाम थे, ये भी सारे सियासतदान नाकाम है, तो इसीलिए फौज को आके जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जी सर कंटिन्यू प्लीज। इमरान साहब वैसे मैं सोच रहा था जब आप सवाल कर रहे थे मैंने कहा समीना रह नहीं पाएगी इसमें अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डालने से, इसको आराम नहीं आएगा, ये जरूर डालेगी सवाल। और इसका सवाल ऐसा होता है ना कि सवाल कम होता है और वो CSS का पर्चा ज्यादा होता है, ऐसा लग रहा होता है ना। अच्छा जिसको ये बाहर सामने बिठा के ना गेस्ट कहते हैं, गेस्ट भी बिल्कुल मुखालिफ समझ के ये सब्जेक्ट है। अच्छा ठीक है, नहीं सब्जेक्ट भी आपका चेंज हो जाता है जब आपका गेस्ट चेंज होता है, उसकी पार्टी चेंज होती है, हमने देखा है। अच्छा मैं आपके साथ भी खड़े होंगे सर, टेंशन नहीं लेनी आपने, जब आप लोग ऑपोजिशन में जाएंगे ना भरपूर आपका साथ देंगे, हम नहीं साथ देना देखिएगा आप। जी नहीं हम जब अपोजिशन में थे फिर भी आपने साथ नहीं दिया था। अच्छा इस पर आपके साथ ऐसा लेकिन इख्तियार वली साहब हमने तो हमेशा साथ दिया है अपोजिशन में, जो भी अपोजिशन में हो हम साथ देते हैं। मीडिया के डार्लिंग हमेशा अपोजिशन ही होती है। जी सर इस वक्त जो है ना, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन की मेरे ख्याल में हमें अपनी चॉइस छोड़नी होगी, और हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है। देखिए हमारे काम करने में कोताही हो सकती है, हमारी उसमें सुस्ती हो सकती है, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं आफ्टर स्पेंडिंग 33 इयर्स विद PMLN और इस मुल्क की डेमोक्रेसी के साथ, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी नीयत जो है वो ठीक है। मैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमा के मैं ये बात आपको कहता हूँ। जहाँ तक आपने बात की आज वजीर आजम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर कराची में आर्मी चीफ की, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान जिसके टूटने की आवाजें आ रही थी, ये एक कैदी नंबर है इधर जेल में, वो कहता होता था कि मुझे हुकूमत से हटा दिया तो अब पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा, अब ये दिवालिया होगा, अब ये सोमालिया बनेगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट क्या होता है?
वो मुल्क डिफॉल्ट हो जाते हैं। जहां पे आपके जहाज हैं, जिधर हैं वो वहीं रह जाते हैं, वो फिर उड़ते नहीं हैं। आपके शिप्स जहां पे होते हैं वहीं रह जाते हैं। बैंक में आपके पैसे पड़े होंगे, आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते। किसी को देने होंगे, वो आप दे नहीं सकते। हर बंदे के हाथ में खंजर होता है, दूसरे का पेट फाड़ता है। इधर से गोली चलती है, वहां पे बंदा लगता है, पता नहीं मारने वाला कौन है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तो अल्लाह रहम करे। तो हम ऐसे हालात से मुल्क को निकाल कर लाए हैं, भंवर से। तो आपसे ये हमारी गुजारिश होगी कि इस वक्त आर्मी चीफ क्या, मैं कहता हूं कि मुल्क का चीफ जस्टिस हो, इस मुल्क की जुडिशरी हो, या हमारी सहाफत के समीना पाशा भी अगर अपना किरदार अदा कर सकती है तो जरूर डू इट। अपने हिस्से का कोई काम इस मुल्क की इकोनॉमी को रीस्ट्रेंथन करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए हम सबको एक किरदार अदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। इख्तियार वली साहब, शुक्रिया आपका सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से आज बात करेंगे। एक ऐसी खबर जिसने आज पूरे आलम इस्लाम को गमनाक कर दिया। जी हम बात कर रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह साहब को इसराइली हमले में शहीद कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गज़ा में जो बर्बरियत जारी थी, उसके बाद इसका दायरा वसी हुआ, लेबनान तक गया। और अब ये खबर है कि अब तक जो मुख्तलिफ हमले किए गए हैं उसमें 700 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और आज एक बड़ा हमला जिसमें ये अफसोसनाक शहादत हुई है हसन नसरुल्लाह की, और उसके बाद भी अभी ख़तरा टला नहीं है। और यही फ़िलहाल ख़तरात हैं कि ये जंग मज़ीद फैल सकती है, क्योंकि यमनी अफवाज ने अमरीकी बैरिया के जहाज़ों पर बड़ा हमला करने का दावा किया है। इसी तरह मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो मिडल ईस्ट की इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल है, उस पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आज ये जो वाक़या पेश आया है और शहादत हुई है हसन नसरुल्लाह की, कितना बड़ा नुकसान है ये हिज़्बुल्लाह के लिए, और जो एक मज़ाहमत जारी थी फ़लस्तीन और लेबनान की तरफ से, उस मज़ाहमत को, उस कॉज को कितना नुकसान पहुँचेगा? बहुत शुक्रिया समीना। देखिए, मेरे ख्याल में ये वक्ती तौर पे एक सेटबैक यकीनन जरूर है हम इसके लिए, हिज़्बुल्लाह के लिए, इवन ईरान के लिए। लेकिन ये देखें, ये तहरीक है, एक कॉज के लिए है, चाहे वो हमास वाले हों या हिज़्बुल्लाह वाले हों। ये लीडरशिप रिप्लेस होगी, लेकिन वही उस मोमेंटम के साथ दे विल कंटिन्यू। जिस तरीके से आज उन्होंने रॉकेट अटैक्स दोबारा किए हैं, तो वक्ती तौर पे है, और वक्ती तौर पे इजराइल के लिए एक अचीवमेंट है, एक विक्ट्री है जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं है। अभी देखें, इसके बाद जो इम्प्लीकेशंस होंगी वो देखने वाली होंगी। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि इसराइल जिस डटाई के साथ ये सब कुछ कर रहा है, और अमेरिका बहादुर जो कि वैसे इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है, लेकिन अभी कल की बात देख लें कि नेतन्याहू ने जब वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की तो उन्होंने उस वक्त बरमला इसका ऐलान किया था कि वो ये जंग बंद नहीं करेंगे बल्कि जंग जारी रखेंगे। और आज इसके बाद भी अमेरिका ने उस इसराइल के दिफा का ऐलान किया कि हम उसका दिफा, भरपूर दिफा करेंगे। इन सारी चीज़ों से आप क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है वो सिर्फ तकरीरों का ही नहीं रह गया? अगर वो दुनिया में अमन के लिए कुछ कर ही नहीं सकता अमलन, और अमेरिका बहादुर के सामने सब कठपुतलियाँ हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हम दोबारा उस जहालत के दौर में चले गए हैं जहां माइट इज राइट समझा जाता था और जो ताकतवर है वो अपनी मर्जी करता फिरे। देखें जी, एक तो बड़ा बात तय है कि इजराइल जो है अभी कंट्रोल से निकल चुका है, वो डिसरिगार्ड कर रहा है तमाम, इवन अमेरिका के कहने की चीजें वो नहीं मान रहा है, अपनी बिल्कुल मनमानी कर रहा है। एक तो वो चीज है। रही बात है जनरल असेंबली, हमने देखा है कि वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो चुकी है। सिक्योरिटी काउंसिल देखा वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब इतने आप यूनानिमस रेजोल्यूशंस आए सीज़ फायर के लिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। और इसके साथ साथ देखें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कई दफा कहा वो नहीं हो सके। तो इसराइल तो एडमेंट है कि मैंने ये कंटिन्यू करना है,
ईरान को इस पर ड्रैग करना है। अमेरिका का इंटरेस्ट अभी ये रहा है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं अमेरिका में 5 नवंबर को, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अपने पब्लिक को ये बताएं कि वी आर क्लोज टू इजराइल, और इसके लिए वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक किस्म के समझ ले कि उनका एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। और सेकंड उन्होंने ये यकीनन कहा अगर ईरान इसमें इन्वॉल्व होता है तो वी विल कम टू डिफेंड इजराइल। तो वो इंटरेस्ट की गेम है। जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, दे कंट्रोल फाइनेंशियल मार्केट्स भी और मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। तो दैट्स वाई कि वो समझ ले उनके तो उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये ईरान का आपने जिससे कि जिक्र किया, आपको लग रहा है कि ईरान इस जंग में बराह रास्त इन्वॉल्व होगा? नहीं, अभी मेरे ख्याल में अब भी ईरान की कोशिश होगी कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। अभी देखें जो रिएक्शन आएगा ये प्रॉक्सीज की तरफ से आएगा, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से आएगा, जो ईरान के लिए दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ईरान के सिक्योरिटी। उसके लिए अभी आप देख लें कि अगर आप देखें कि नीचे से हमास से इस्लामिक जहाद थे जो फ़लस्तीन से सपोर्ट करेंगे, हिजबुल्लाह ऊपर से इंटैक्ट है, सीरिया में एलेवाइट्स हैं वो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं, और 10,000 के करीब जो लेबनान से लोग गए थे हिजबुल्लाह वाले लड़ने वो वहाँ भी बैठे हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप आए इराक में तो इराक में बहुत बड़ी प्रेजेंस है, वहाँ पे बदर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अहल हक एक ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे है, खतीब हिजबुल्लाह है। और नीचे आप आए तो रेड सी में होती से द स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो होती से नीचे। और इसके अलावा देखिए रीजन के अंदर अल-कुद्स फोर्स की अपनी प्रेजेंस है, जिस तरह वहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक रमजान फोर्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सऊदी अरब है, एक लेवेंट फोर्स है सीरिया के लिए है, एक रसूलुल्लाह यूनिट है वो सऊदी अरब के लिए है, और इवन अफगानिस्तान की भी एक वहाँ पे यूनिट बनी हुई है। मसूद खान साहब, आपने ये दर्जनों नाम तो गिनवा दिए, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि मुस्लिम उम्मा, हम जो बात करते हैं हमेशा ये कि मुस्लिम उम्मा जो है अपना किरदार अदा करे, लेकिन अमलन इस वक्त अलमिये की बात ये है कि हमारे पास मुस्लिम उम्मा में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पूरी उम्मा को इकट्ठा कर सके। और ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट की सियासत को समझते हैं लोग, उनका ये मानना है कि शायद तीसरी आलमी जंग से डरा के मुसलमानों को वैसे ही दीवार के साथ लगाया जा चुका है, और ईरान जो है वो इसलिए भी इस जंग में नहीं आना चाहता कि ईरान को ये दिखाया जा रहा है कि जी अगर आप आएंगे तो फिर ये दायरा फैल के रूस, तुर्की, पाकिस्तान और आपके हमसायों तक फैल जाएगा और फिर बात रुकेगी नहीं। देखें जी इमरान साहब, पॉसिबिलिटीज तो सारी हैं। एक तो देखें कि पहले अभी जो कार्रवाई होगी ये प्रॉक्सीज की होगी, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिव होंगे। अगर ये चीज़ें होती हैं तो एक्सपेंड होके रीजनल होगी, और रीजनल होगी तो फिर इसमें देखें कि न सिर्फ ईरान इसमें शामिल होगा, इसमें सीरिया भी शामिल होगा, इसमें इराक भी शामिल होगा, बाकी तो ममालिक इसमें ऑलरेडी शामिल हैं। लेकिन ओवरऑल रीजनल अगर आप इंटरनेशनली देखें ग्लोबली तो मिडिल ईस्ट में भी एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे भी लोगों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसी तरह यूक्रेन में भी एक लड़ाई चल रही है। वहाँ पे तो ऑलरेडी पुतिन ने थ्रेटन किया है कि अगर वहाँ पे कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फायर होते हैं मॉस्को के ऊपर तो वो ही विल नॉट हेजिटेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। अगर कोई इवन कन्वेंशनल वेपन यूज करते हैं सपोर्टेड बाय ए न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, तो इस तरह की एक सिचुएशन है, तो डेंजरस है, इस किस्म की एस्केलेशन हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो लोग जो करता धरता हैं, में मेनली अमेरिका भी है, इसमें चाइना भी है, रशिया भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब का एक बड़ा किरदार होगा, कतर का बड़ा किरदार होगा। इनको सोचना चाहिए कि सिचुएशन हाथ से किसी वक्त भी निकल सकती है। लेकिन आप वैसे देख रहे हैं कि जो ये अरब कंट्रीज हैं ये कोई इस सारी सिचुएशन के लिए प्लान आउट कर रही हैं, क्योंकि पहले हम फ़लस्तीन की हद तक देख रहे थे, फिर लिबनान है, अब यमन भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और कुछ ना कुछ उसके साथ भी मामला, तो ये तो दायरा फैल रहा है। तो इस पर कोई लाहेमल मुश्तरका आपको नजर आ रहा है कि अरब कंट्रीज बनाएंगी?
नहीं, वो मुश्किल है। क्यों? देखें कि जब गजा की सीज फायर के लिए बातचीत हुई, इवन अरब लीग के अंदर आपस में कंसेंसस वो डेवलप नहीं कर सके, तो वो इश्यू फिर वो लेके गए OIC पे। इवन OIC में आपने देखा कि कंसेंसस, एक स्टेटमेंट तो जरूर आई लेकिन कंसेंसस नहीं था। तो अब ये गेम बेसिकली एक नेशनल इंटरेस्ट की भी गेम चल रही है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी लोगों का इसमें है। इवन लेबनान के अंदर डिवीजन है। देखें कि आल्दो हिजबुल्लाह एक मिलिट्री फोर्स भी है और एक पॉलिटिकल फोर्स भी है, उनके ऑलमोस्ट 63 के करीब रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली में बैठते हैं, इनके मिनिस्टर्स वगैरह हैं, तो वो भी है। तो एक गेम है यहाँ पे, लोगों का समझ ले, हर एक के अपना इंटरेस्ट ममालिक देख रहे हैं। तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उम्मा की वो जो है ना यूनिटी इसमें कोई नहीं है, हर एक अपना इंटरेस्ट देख के आगे चल रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर हम थोड़ा सा जायजा लें मौजूदा सूरत हाल का, तो इसराइल तो लोगों को वो नक्शा दिखाता है कि जी आप देखें एक कॉरिडोर बनेगा जो इंडिया से चलेगा और मिडल ईस्ट से होता हुआ वो यूरोप तक पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो अपनी दाग बिठाई है कि देखें हम तो कहीं भी बैठे पेजर के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए ये कर सकते हैं। और फिर सबसे बढ़ के ये कि आज कल जो रात ये वाक़या हुआ उसमें हसन नसरुल्लाह साहब ज़ेरे ज़मीन अपनी तरफ से तो बहुत एक महफूज बंकर में बैठे थे, लेकिन अगर वहाँ भी हमला हो गया और उनकी शहादत हो गई तो इसराइल ये तो साबित कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी में तो मुस्लिम उम्मा से या मुस्लिम ममालिक से बहुत आगे है। बाद में और अब तो OIC के बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ OIC तक रह गई, अमलन उसका कोई किरदार नहीं है। अभी तो देखें कि इमरान साहब, लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि हमास ने आखिर ऐसा किया क्यों और किसके कहने पे किए। 7 अक्टूबर वाला जो हुआ, तो उससे भी देखें कि जिससे भी वो चीजें हुई हैं तो वो भी मुख्तलिफ सवाल उठते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में कि जिस तरीके से है, और एक जिस तरह मैंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट की गेम है, लेकिन ये है कि जिसमें अमेरिका जब एक और बात यह है कि जी इजराइल अकेले अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता है। अगर अमेरिका अपने हाथ उठा ले, यूरोपियन यूनियन वाले हाथ उठा ले, अपने सपोर्ट बंद कर दे, तो ये फिर लड़ नहीं सकते हैं। फिर ऊपर से ये टेक्नोलॉजी से लड़ रहे, जिस तरह आपने कहा टेक्नोलॉजी की मदद से प्रिसाइज टारगेट को हिट कर सकते हैं। बंकर बस्टिंग म्यूनिशन यूज की 30 मीटर पेनिट्रेट करने के बाद वो एक्सप्लोड होता है। तो वो चीजें टेक्नोलॉजी, बट टू होल्ड द ग्राउंड वो इनके वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो है ग्राउंड ऑफेंसिव साउथ लेबनान में जाने के लिए। और क्योंकि उसमें ये प्लानिंग है उनकी कि 2006 में जो इनकी जंग हुई थी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग यूनाइटेड नेशन ने डेवलप करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि हिजबुल्लाह वाला एक लिटानी रिवर है 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जो है इसराइल के, ये साउथ लेबनान से 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ है, वहां पे एक लिटानी रिवर है, वहां से पीछे वो विड्रॉ करके आए थे। अब इजरायली ये कह रहा है कि मैंने उसको इंश्योर करना है और मैंने वहां तक जाना है और वहां पे एक बफर क्रिएट करना है। तो इसका मतलब है वो 25 किलोमीटर इधर से अंदर जाएगा। तो इट मीन्स कि आप देखें, जो बात चलती है ना कहीं ग्रेटर इजरायली की, अगर 25 किलोमीटर ये इलाका लेता है, गजा तो ऑलरेडी उसने रिड्यूस टू रबल किया हुआ है और लोगों को पुश कर रहा है कोशिश में कि वो सिनाई में भेजें। गोलान हाइट्स ऑलरेडी इनके पास है, तो एक इस तरह की भी एक डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन ग्राउंड में ये है कि हिजबुल्लाह वाले इनको ना कुछ चने चबवाएंगे, क्योंकि टेरेन उनका राइट। ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ मुल्क की मईशत के हवाले से भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और सेगमेंट में थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत को क्या कुछ संभाला मिल रहा है या नहीं। IMF से जो पहली किस्त मौसूल होनी थी कर्ज़ की वो आ चुकी है और उसके बाद अब हुकूमत भी कुछ अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। उनकी कोशिश है कि अब किसी भी तरह मईशत को संभालें और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने का ऐलान भी किया जा रहा है। इमरान साहब, बहुत से लोगों का तासुर ये है जो मईशत को संभलते हैं कि IMF पैकेज मिला ज़रूर है, लेकिन उसके बाद मज़ीद शराइत जो इम्पोज होंगी लोगों के ऊपर, उस पर ज़्यादा
ज़्यादा सख्ती होगी तो उससे अवाम को रिलीफ नहीं, उल्टा अवाम के लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगा, जबकि हुकूमत ये कहती है कि मुल्क के लिए बहरहाल बेहतर है कि स्टेबिलिटी आएगी। देखिए इसमें बात सीधी सी है कि जब कोई बंदा आपको कर्ज देगा, कोई इदारा कर्ज देगा, कोई बैंक कर्ज देगा, तो वो अपनी शराइत तो लागू करेगा, उस पर फिर आपको शराइत मानना भी पड़ेंगे। और ख़ास तौर पे इस तरह के हालात में, जैसे कि हालात पाकिस्तान के हैं कि आपके पास तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, तो उसमें फिर वो शराइत लागू होंगी। जब शराइत लागू होंगी तो वो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि अवाम को उसका शिकार होना पड़ेगा। लिहाजा इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि IMF जो है उससे कर्जा जो है वो आपको परेशानी में मुब्तला करेगा अवाम को। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पहलू ये भी है कि इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अब IMF जो है उसकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इस तरह से है कि वो कहते हैं कि जी महंगाई जो है उसमें कमी है, बेरोज़गारी में कमी है, लेकिन माशी तरक्की में तेज़ी है। अब अगर उनके सख्त शायद मान भी लें और वाकई ये तीनों चीज़ें आप कर लें कि आपकी महंगाई कम हो जाए, आपका शरह सूद कम हो जाए। देखिए इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक क्या चीज़ होती है? वो होती है सूद का बढ़ना। अब जो बिजनेसमैनों के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है उसमें भी वैसे तो उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है कि सूद जो है, शरह सूद इसमें मज़ीद कमी होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कड़वी गोली निगलने के अलावा कोई हल नहीं था। अच्छा, अब ये भी कह रहे हैं वज़ीर ख़जाना कि नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ही ख़त्म हम कर देंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इमरान साहब? जो पहले नहीं भी दे रहे या दे भी रहे हैं, बहुत लोगों को रास्ते पता होते हैं और वो नहीं उसको बॉदर करते। लेकिन जब कोई बेचारा, लोग ये सवाल करते हैं कि कोई मजदूर है, कोई बहुत लो इनकम बंदा है, दिहाड़ीदार है, उस बेचारे को आप कैसे फाइलर बना सकते हैं? उसके पास क्या हिसाब किताब होगा? बहुत सारे लोगों के तो अकाउंट्स भी नहीं होते आमतौर। देखिए समीना, बात ये है कि अकाउंट्स नहीं होते, और लेकिन आप ये देखें कि एक शरह तो है ना कि जी अगर आपने सालाना 10 लाख रुपए से कम कमाए हैं या 6 लाख रुपए से कम कमाए हैं तो फिर आप पे तो टैक्स लागू ही नहीं होता। लिहाजा उसके लिए तो फाइलर होना या नॉन फाइलर होना उससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते भी हैं लेकिन फाइलर नहीं है, वो बैरून मुल्क सफ़र में भी जाते हैं लेकिन फाइलर नहीं है, वो गाड़ियाँ महंगी महंगी ख़रीदते हैं लेकिन फाइलर नहीं है, तो उन पे तो टैक्स लगना चाहिए। क्या ये हमने कसम खाई है कि जो हम तनख्वाहदार लोग हैं, आप और मैं, सिर्फ हमने ही जो है टैक्स अदा करना? मुमकिन कैसे होगा? मेरा तो सवाल ये है, जो इतना बड़ा आपका नेटवर्क है जो टैक्स से बाहर है, और ख़ास तौर पर ऐसा तबका, चूँकि इसमें तो फिर सब आ जाएंगे ना, जो टैक्स लगना या लगना ना लगना वो तो बाद की बात है, तो ज़ाहिर इनकम के हिसाब से ही डिसाइड होगा। लेकिन इसमें तो ये कि पूरी रजिस्ट्रेशन हो जाए कि भाई सब लोग आपके एक रजिस्टर्ड इकोनॉमी में आ चुके हैं और उसके ऊपर जिसके ऊपर लगे टैक्स, तो वो ये कैसे, इतना बड़ा टास्क है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हर बंदे को आप रजिस्टर कर लें इकोनॉमी में? नहीं, रजिस्टर तो इकोनॉमी में उसको करना ही ना पड़ेगा। बात यह है कि आपका जो ID कार्ड नंबर है, जो आपका ID कार्ड है, वही आपकी आइडेंटिटी है। अगर उस पे आप कोई मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर कोई तो सारा हिसाब पहले, इसका मतलब FBR के पास है, नादरा के रिकॉर्ड से आप सारों के शनाख्ती कार्ड से चेक कर सकते हैं कौन फाइलर है कौन नहीं। अब इशू यही है ना कि अब पहले सब कुछ था लेकिन उस पर उस तरह से अमल नहीं था, स्ट्रेटेजी नहीं थी, हुकूमती पॉलिसी नहीं थी, वो सियासी वजूहात की बिना पे समझ लें या किसी भी, अब वो चांस ख़त्म हो गया। अब हुकूमत जो है उसको ये करना ही पड़ेगा, और हुकूमत के अलावा पाकिस्तानी जो अवाम है उनको भी अब इस बात पे सोचना होगा कि किस तरह से उन्होंने इस पे करना है। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको देना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम को ये इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।